हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। आज मैं आपकी सेवा में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ हाजिर हूं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन से बना चुका हूं। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लीज़ उनको पहले पढ़िए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। अगर आप जम करके इस लेक्चर को अभी पढ़ेंगे, पीछे के लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इससे मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले वो 3 लेक्चर सीख के फिर इस पे आए। ठीक है, तो हम बिना देरी के साथ शुरू करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो देखिए, ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो, एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। आपको क्या है, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसा कि आप क्लास 6, 7, 8 में इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं कि जैसे मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। एक इक्वेशन ये है 2x + 3y = 7 और दूसरी है 3y + 5x = 8। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 3y = 7 और 5x + 3y = 8। मतलब x वाला टर्म बाद में दिया था तो मैंने पहले उसको लिखा फिर y को लिखा, जिससे कि मतलब कि देखने में सामने सामने लगे x और y का। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है। हमने अपना प्रीवियस स्कूल डेज में ये सीखा था कि हमें x के कोफिशिएंट बराबर करने या फिर कैंसिल करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब यहाँ पे 10 बना लूँगा जिससे कि वो कट जाए। ठीक है, या फिर क्या करो, यहाँ पे देखो y का टर्म दोनों में 3 3 है कोफिशिएंट, तो दोनों को घटा दो। तो मैंने क्या किया, घटा दिया 2x + 3y से ये दूसरी इक्वेशन -5x - 3y घटा दी, या इधर राइट हैंड साइड में भी घट जाएगा 7 - 8। तो ये y गया, तो 2 - 5 कितना आएगा, -3x = -1। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 1/3। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम चीज़ अब आपको करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि इनको साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, तो ये हम आपके जो लेक्चर्स हैं बीटेक और बीएससी के लिए हैं, उसके लिए सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो इससे डिफिकल्ट लेवल है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे। बट अभी हमें ध्यान देना है कि इसके सिलेबस में सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ही रहेगी। अब देखो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऊपर रहता है वो क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो नीचे रहता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो एक्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, तो यहाँ देखो एक्स जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, हैं? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नाउ एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ डी बाई डी टी क्या है, कैपिटल डी रहेगा हमारा। डी बाई डी टी क्या रहेगा, कैपिटल डी। अभी तक जो हमने सीखा था वो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी था, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में डी बाई डी टी इज इक्वल टू हम डी लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको d के टर्म में रखते हैं और x के टर्म्स पहले रखते हैं और y के टर्म बाद में रखते हैं, और इसको होमोजेनिटी बनाए रखते हैं, बना के रखेंगे। अगर आप ऐसा बना के रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखिए, उससे आपके क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा d + 7x - y = 0। और इसको देखो, पहले ये इक्वेशन में dy का टर्म पहले है, 2x का बाद में, फिर 5y। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो मैंने लिखा 2x प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंबाइन कर लिया, d + 5 ऑफ y = 0, d + 5 y = 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब देखो हमें क्या करना है, इधर x के कोफिशिएंट काटने हैं या y के कोफिशिएंट काटने हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में d + 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी d + 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी d + 5 हो जाएगा, तो y का टर्म कट जाएगा। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में d+5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 में 1 से, इक्वेशन 2 में 1 से, मतलब कोई मतलब नहीं है 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने, बट कोएफिशिएंट मैच करने के लिए। ठीक है, फिर क्या कर दिया, हम उनको ऐड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया d+5 से, तो आ जाएगा d+5 इंटू d+7x माइनस d+5y इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन यहाँ रख दो एज इट इज 2x प्लस d+5y इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दो, उनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, तो आएगा ये वाला टर्म एज इट इज प्लस 2x। तो ये आ गया d+5 d+7x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये x बाहर ले जाओ और इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, d² प्लस 5d प्लस 7d प्लस 35 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यही तो हो गया। ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने जा रही है जिसका राइट हैंड साइड 0 है, तो उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली x है। हमारे पीछे के जो चैप्टर्स होते थे, लेक्चर्स होते थे, उसमें y आता था। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिलेगा, x ऑफ t इज x ऑफ t इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे। तो ये आ गया d² प्लस 12d प्लस 37 ऑफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d क्या है, d/dt, ध्यान रखिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी m² प्लस 12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करेंगे, हम रूट्स निकालना शुरू करेंगे। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मीन्स 12² माइनस 4 इंटू a1 इंटू सी वैल्यू 37 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4/2। तो ये मैं बता चुका हूँ कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो ये -1 की जगह क्या रख दो, i²। ये माइनस की जगह क्या रख दो, i²। तो फिर i² स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2। तो आ जाएगा -12 प्लस माइनस i इंटू 2/2। तो 2 से काट दो, ये 6 और 2 1 है। तो आ जाएगा -6 प्लस माइनस i। तो ये आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e⁴x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है। ठीक है, अभी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। तो आपको आंसर लिखना है t के रिस्पेक्ट में e⁴t c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ चांसेस ऑफ मिस्टेक, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करें तो आपको याद रहे कि सौरभ सर ने ऐसा बताया था कि यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है। तो वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू 6 रख दो और बीटा की वैल्यू 1 रख दो। तो e⁻−6t c1 cos t प्लस c2 sin t। अब देखो इस थर्ड जो इक्वेशन थी उसमें पी क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज RHS इज 0। तो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 3 विल बी, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन x इज इक्वल टू CF प्लस PI। क्यों x, क्योंकि भाई यहाँ x ही तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आंसर आता है ना सोल्यूशन। तो जैसे पहले यहाँ y होता था तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में आता, तो यहाँ पे x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ t टाइप का आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो आ जाएगा e⁻−6t c1 cos t प्लस c2 sin t। ठीक है, तो ये आ गया। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब x की वैल्यू चाहो तो किसी ऐसी इक्वेशन में रख दो जिससे y आ जाए। तो देखो अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हो तो x की वैल्यू अगर यहाँ रखो तो dy/dt प्लस समथिंग प्लस 5 ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ जाएगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को उधर ले जाओ तो आ जाएगा dx/dt प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो जो भी आपने x निकाला है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो, y आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम किस इक्वेशन में वो वैल्यू रखें जिससे हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये x आया, इससे हम क्या करेंगे, dx/dt निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से पहले मैंने y निकाल लिया, तो y की वैल्यू आ गई dx/dt प्लस 7x। तो मेरा x ऑफ t मैंने ये निकाला था, x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻−6t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब मैं क्या करूँगा, उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का t में, f1 इंटू f2। तो पहले f1 को छोड़ो, f2 का डिफ्रेंसिएशन करो, फिर f1 का डिफ्रेंसिएशन करो, f2 को छोड़ दो।
तो मैंने क्या किया, e⁻⁻60 को ऐसे ही छोड़ दिया और इसे डिफ्रेंसिएशन किया, तो cos t का डिफ्रेंसिएशन -c, sin t का डिफ्रेंसिएशन cos t। फिर ये वाला एज इट इज छोड़ दिया और इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो वो आएगा -6 e⁻⁻60। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, dx/dt की वैल्यू रख दो प्लस 7 × x की वैल्यू रख दो। तो मैंने dx/dt एज इट इज रख दिया प्लस 7 × x की वैल्यू रख दी, 7 × ये पूरा x की वैल्यू रख दिया। फिर क्या किया, मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो e⁻⁻60 मैंने कॉमन ले लिया, ये लिख लिया ऐसे और ये लिख लिया ऐसे। तो यहाँ देखो ये 7 × इतना और ये -6 × इतना, 7 × समथिंग और -6 × सेम थिंग, तो 7 - 6 1, तो ये 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं, ये वाला टर्म एज इट इज आएगा, ये वाला टर्म एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या करो, अब चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ना चाहो तो इतना ही y की वैल्यू ले लो। ठीक है, तो ये क्या किया, e⁻⁻60 cos t कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो cos t कॉमन लिया तो ये c2 बच जाएगा यहाँ पे, और इस साइड e⁻⁻60 cos t लोगे तो c1 आ जाएगा, तो ये c2 + c1 आ गया। फिर प्लस e⁻⁻60 sin t कॉमन लिया तो यहाँ पे -c1 और यहाँ पे c2 ये आ गया। ठीक है, तो ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, c1 c2 ये जो होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। मैं c1 + c2 को एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट c3 डिफाइन कर रहा हूँ और -c1 + c2 को एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट c4 ले रहा हूँ। तो लिख दिया c3 e⁻⁻60 cos t + c4 e⁻⁻60 sin t। तो ये और सिंप्लीफाइड y की वैल्यू आ गई। ये भी आंसर था आपका, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन अगर उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है आपको, वहाँ पे आंसर अपना मैच कराना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ऐसे। तो यहाँ देखो आपका y का वैल्यू आ गया और आपने पीछे x का वैल्यू भी निकाला था, ये रहा है x का वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था dx/dt + 7x - y = 0, dy/dt + 2x + 5y = 0। ठीक है, तो उसको जब सोल्यूशन आप निकालोगे तो x की वैल्यू निकलनी चाहिए और y की वैल्यू निकलनी चाहिए, और वो आपने निकाल ली। तो वो वैल्यू क्या है, x(t) की वैल्यू ये है और y(t) की वैल्यू ये है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी बेसिक उठा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एम.डी. राय सिंघानिया ले लीजिए या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी लोकल ऑथर की बुक चलती है उसको लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लेक्चर में, आप बहुत प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है आपके ऑन फिंगर हो जाए। चलो हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। यहाँ पे सॉल्व करना है आपको dx/dt + 2y = sin 2t और dy/dt - 2x = cos 2t। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, जब आप मेथड सीख गए हैं तो आप सलूशन मत देखिए। ठीक है, अपनी तरफ से लगाने का कोशिश करिए, वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए और सलूशन अपनी तरफ से लगाइए। उसके बाद देखिए कि आपने अगर पूरा सलूशन सही से लगा लिया, आंसर सही से लगा लिया, तो आप परफेक्ट हो गए। अगर मान लीजिए आप नहीं लगा पा रहे हैं, पहली बार में कहीं गलतियां कर रहे हैं, तो उसके बाद आप सलूशन देख के ये देख लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, तो उससे आपको मतलब कि सलूशन समझने में, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने ये लिखा dx/dt + 2y = sin 2t, इसको मैंने ऐसे लिख लिया dx + 2y = sin 2t। अब देखिए ये फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखा है dy/dt - 2x, लेकिन पहले x आना चाहिए, तो मैंने उसको रिवर्स करके लिखा -2x + dy/dt = cos 2t। तो ये -2x + dy = cos 2t। अब देखो हम क्या कैंसिल करना चाह रहे हैं, हम d के ये y के जो कॉफिशेंट, इनको y जो है वो कैंसिल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × d आ जाए और यहाँ 2 आ जाए, मतलब यहाँ पे d आ जाए और यहाँ 2 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, जिससे कि कट जाए। ठीक है, तो मैंने पहली इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा d² x + 2dy एंड d ऑफ sin 2t। राइट हैंड साइड में भी आपको ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं कि यहीं ध्यान देना है। तो d ऑफ sin 2t, तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2t क्या आ जाएगा, 2 cos 2t। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये -4x + 2dy = 2 cos 2t। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो ये नई इक्वेशन 3 आई, इक्वेशन 4 आई है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा d²x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए राइट हैंड साइड में भी क्या है, कट गया है, 2 cos 2t 0 आ गया। कितने आप लकी हैं कि राइट हैंड साइड में कुछ आया ही नहीं, 0 हो गया।
तो ये आ गया डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें राइट हैंड साइड में भी कुछ रहे, ठीक है, जिसमें हमें वहाँ पे भी पी आई निकालना पड़े। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपकी, एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2i, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है ये। तो यहाँ पे अल्फ़ा 0 है और बीटा क्या है 2 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते टाइम गलती मत करिए, क्योंकि यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है t के टर्म में, e पावर 0t c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t। तो e पर अल्फा की वैल्यू 0 रख दीजिए, बीटा की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो e पावर 0t 1 हो गया, c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए कि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो पी आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन का अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मेरा लेक्चर 3a देखिए, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन किसका, कंप्लीट सोल्यूशन इस इक्वेशन का क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t प्लस 0। अब देखो आपने x निकाल लिया है, ठीक है। अब हम कहाँ पे रखें x की वैल्यू, जैसे y हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन निकले, तो देखो अगर x की वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो dy बाई डी टी माइनस समथिंग इज इक्वल टू कॉस 2t, देन हमें इंटीग्रेट करके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप फ्री हो, कोई भी मेथड जो आपको इजी लग रहा है वो कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x से dx बाई डी टी निकालेंगे और इस इक्वेशन से y निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फ्रॉम 1 dx बाई डी टी प्लस 2y इजिकल टू साइन 2t ये दिया था, तो इसे 2y इजिकल टू क्या आएगा, साइन 2t माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो y क्या आ जाएगा, ये वैल्यू y इजिकल टू 1/2 साइन 2t माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो 1/2 साइन 2t एज इट इज़, और डी एक्स बाई डी टी ये वैल्यू यहाँ रख दी है। डी एक्स बाई डी टी मतलब x का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो यहाँ रख दिया है। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 1/2 अंदर जाएगा तो साइन 2t बाई 2, 2 ये कट जाएगा बाहर से, ठीक है। तो c1 साइन 2t माइनस c2 cos 2t, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रख दी, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रख दी, आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ है नहीं इन सब में है, बट आपको थोड़ा पैसेंस बना के रखना है और फॉलो करना है, मेथड फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम इस क्लास का करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं क्वेश्चन करता रहूँगा तो मतलब कि ठीक नहीं है। मैं मतलब जस्ट मेथड बताता हूँ और 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आपको प्रोसेस पता चल जाए कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है सॉल्व dx बाई डी टी प्लस 2x माइनस 3y इजिकल टू 5t, एंड दूसरा है dy बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y इजिकल टू 2e टू पावर 2t। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या करना है, टर्म्स अच्छे से अरेंज करके रखना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिक्स कर लिया, तो आ जाएगा d प्लस 2x माइनस 3y इजिकल टू 5t। अब यहाँ देखो, ये देखो रिवर्स में लिखा, उल्टा सीधा लिखा है, x वाला टर्म बाद में लिखा, तो पहले इसको उठाओ माइनस 3x, फिर इसको और इसको कंबाइन कर लो, तो ये आ जाएगा d प्लस 2 अब y इजिकल टू राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं। अब देखो आप क्या काटना चाह रहे हो, क्या आप x वाले टर्म्स काटना चाह रहे हो, अगर हाँ तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो पाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं जोड़ रहा लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू डी प्लस 2x माइनस 3 इंटू 3 9 बाई इजिकल टू 15t। अब इक्वेशन 2 में क्या करना है, d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू डी प्लस 2x प्लस डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 2y एंड d प्लस 2 आप 2e टू पावर 2t, ठीक है। तो ये निकाल लो आप अलग से, तो मैंने यहाँ निकाल के रखा है d प्लस 2 आप 2e टू पावर 2t अगर पूछा जाए तो 2 डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर 2t, तो वो आ जाएगा 2 इंटू e टू पावर 2t, तो 4 हो गया। फिर 2 इंटू 2 4 e टू पावर 2t, तो ये 4 4 कितना हो गया 8 आ गया, तो ये 8 वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्टली रख दी। तो ये इक्वेशन मेरी 3 है और ये इक्वेशन मेरी 4 हो गई, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे ही आपने जोड़ा तो ये x वाले क्या कोफिशिएंट कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा d प्लस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 9y इजिकल टू, ये आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपने लेक्चर 3a में किए हैं, जहाँ पे चेंजेस क्या है कि राइट हैंड साइड में इक्वेशन जो है आपकी t के टर्म में आ रही है, लेकिन उसमें क्या होता था x के टर्म में आती थी। कोई दिक्कत नहीं है,
तो इसको क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और पी आई फाइंड करेंगे, उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी टी के टर्म में, फिर हम उसकी वाई की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने वही किया, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5, अब वाई इज इक्वल टू 15t प्लस 8e⁻²t। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 5। तो यहाँ देखो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये मान लो m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस 5। तो CF क्या आ जाएगा, C1 e⁻m1t प्लस C2 e⁻m2t। तो ध्यान रखना है t के टर्म में आएगा, ना कि x के टर्म में, गलती ना करना यहाँ पे। तो C1 e⁻t प्लस C2 e⁻−5t। ठीक है, अब हमें PI निकालना है, PI निकालना है जो राइट हैंड साइड दिया उसके लिए। ठीक है, तो PI आपका ऐसे आ जाएगा 1/d² प्लस 4d माइनस 5 15t प्लस 8e⁻²t। तो ये आ जाएगा 1/d² प्लस 4d माइनस 5, जो भी रखा है 15t अलग अलग कर लो, जैसे PI, ठीक है, अलग अलग कर लो। ठीक है, तो ये जो जब भी राइट हैंड साइड में x की पावर t की पावर है तो क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला लगाते हैं। तो पहले -5 बाहर निकालो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए लेक्चर 3 है, देखें तो वहाँ पे मैंने डिटेल में सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो -5 क्यों निकाला है वो भी लेक्चर 3 में मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो यहाँ -5 मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसमें जो लोएस्ट डिग्री ऑफ डी है वो बाहर निकालते हैं। तो यहाँ डी की पावर 2 है, यहाँ डी की पावर 1 है, बट -5 के साथ डी की पावर 0 है, तो वही लोएस्ट हो गया, तो उसको बाहर निकाला मैंने। तो -5 बाहर निकाला, तो 1 माइनस d² प्लस 4d बाई 5 15t, इसको अब ऊपर ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जो 2 है उसको डायरेक्टली रख दो अगर 0 नहीं हो रहा है। तो 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, तो ये 2² प्लस 4 8 4 12, 12 से 5 गया 7 आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व हो गया इस साइड। अब इधर आ जाओ, इसको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलना है। ठीक है, तो ये -5 से ये 15 काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये इसलिए -3 आ गया। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलना है तो हमें याद रखना चाहिए कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ t निकालने हैं 1 आ गया, d², सेकेंड डेरिवेटिव t निकालने 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव t निकालने 0 आ गया। तो इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलते हो, ठीक है, फर्स्ट यहाँ तक खोल लिया, अगर इसके बाद वाला टर्म लिखते हो तो वो सारे 0 ही हो जाएंगे, d² ऑफ t, d³ ऑफ t सारे 0 हो जाएंगे। तो इसलिए क्या किया, इस वाले फार्मूले से 1 माइनस एक्स का इन्वर्स से 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ प्लस so on, ये कहाँ से आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फार्मूले से। लेक्चर 3 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वो आप देखो। तो ये आ जाएगा -3 1 प्लस d² बाई 4 d² बाई 5 प्लस 4 बाई 5 d, और बाद के टर्म मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो t पे जब ऑपरेट होंगे तो 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये देखो d² बाई 5 और t वो भी 0 दे देगा। ठीक है, तो अंदर ले आओ t को, तो t प्लस 0 d² ऑफ t 0 हो गया, प्लस 4 बाई 5 d ऑफ t तो 1 आ गया, प्लस 8 बाई 7 e⁻²t। तो ये आपने निकाल लिया है PI। ठीक है, y का निकल रहा है यहाँ पे, तो PI आपका आ गया ये 8 बाई 7 e⁻² माइनस 3t माइनस 12/5। तो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 3 क्या हो गया, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो यहाँ से CF की वैल्यू रख दी आपने और PI की वैल्यू रख दी, तो ये आपका y आ गया। अब आपको देखना है कि y की वैल्यू हम कहाँ रखें जिससे x की वैल्यू जल्दी से निकल आए, आसान हो जाए। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि y की वैल्यू जो है यहाँ रख दो। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई dt प्लस फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या करो, आप पहले इक्वेशन में रखो, dx बाई dt प्लस 2x माइनस 3, y की वैल्यू रखो 5t। ठीक है, और उसे x सॉल्व कर लो, या y की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन 2 में, x सॉल्व कर लो। या आप क्या करो, आप जैसे यहाँ पे आपने x काटा है वैसे आप क्या करो, यहाँ y काटो। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। तो क्या करो, यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दी है तो यहाँ पे y काटने के लिए पहली इक्वेशन में d प्लस 2 में से मल्टीप्लाई करो और दूसरी इक्वेशन में 3 से, तो y कट जाएगा और सेम प्रोसेस से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन PI करना पड़ेगा और आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में हम ऐसी किस जगह पे y की वैल्यू रखें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x निकाल लूँगा।
तो dy बाई डी टी प्लस 2y माइनस 2e⁻2t इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से जल्दी आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने लिखा dy बाई डी टी प्लस 2y माइनस 2e⁻2t इज 3x। तो इसे x की वैल्यू आ गई 1/3 dy बाई डी टी प्लस 2y माइनस 2e⁻2t। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं c1e⁻t माइनस c2 5c2e⁻−5t प्लस 8 7 2e⁻2t माइनस 3t का वैल्यू डिफ्रेंसिएशन 1 और ये -12/5 जीरो हो जाएगा, प्लस फिर मुझे 2y की वैल्यू रखती है। तो जितना y था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना y था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक, और माइनस लास्ट वाला 2e⁻2t। तो चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो x की वैल्यू सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो जो भी आपका क्वेश्चन दिया था वो बोल रहा था सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, और आपने सॉल्व किया और x y की वैल्यू निकाल ली। तो ये था आज का लेक्चर, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। आशा करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। तो जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत करके सफल बनिए और अच्छे से सीखिए, ठीक है। एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो फिर ज़िंदगी भर पूरा काम आएगा। मैंने भी ये टॉपिक अपना बैचलर डिग्री में सीखा था, उसके बाद कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, जस्ट एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, रिवीजन हो जाता है। तो आप भी इसको अच्छे से सीख लीजिए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, जो भी अगर क्वेश्चन आप अपना बेसिक बुक या एमडी राय सिंघानिया या किसी बुक से लगा रहे हैं, अगर आपका डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे या फेसबुक पेज पे या फीडबैक फॉर्म में अपना क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। मैं उसको आपका आंसर ज़रूर करूँगा। अभी तक बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है। तो आप भी क्या करिए कि ये जो चैनल है, मैं जैसा कि बोल चुका हूँ कि उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो दूर दराज क्षेत्रों में, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ शिक्षा के बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं हैं, या जो लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो ये लेक्चर उनके लिए बनाए जा रहे हैं। आपसे उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि अगर आप इनको वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने दोस्तों, रिलेटिव्स जिसके भी साथ है उसके साथ शेयर करें, जिससे कि शायद ये उन लोगों के साथ पहुंच सके जिनके लिए बनाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपका समय शुभ हो। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।